हेलो एवरीवन। सो आज हम एक कॉबवेब मॉडल से जो आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आया था एग्जाम में इंटर टेम्परल इक्विलिब्रियम प्राइस रिलेटेड वो समझने वाले हैं, डिटेल में समझेंगे। ठीक है। और इसके साथ हम जो कॉबवेब के अलग अलग फेसेस होते हैं उनके बारे में भी समझने वाले हैं। नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बता दूं कि हमारा इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोर्सेज जो है MS स्टडी गुरु एप्लीकेशन पर चल रहे हैं। आप एनरोल कर सकते हैं। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का भी लाइव बैच चल रहा है दिसंबर 2025 के एग्जाम के लिए। ठीक है जी। देखिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था आपको। द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस दिए हुए हैं कॉबवेब मॉडल के। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज द राइट आंसर रिलेटेड टू इंटर टेम्पोरल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो इसको करने से पहले हमको पहले दो चीजें समझनी है। ठीक है, जो कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में बिठाने हैं। पहला है कॉबवेब मॉडल का। कॉबवेब मॉडल पर मेरी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो भी इस चैनल पर मौजूद है, जिसमें मैंने आपको कॉबवेब मॉडल को अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस एंड रिलेटिव अपना रैशनल एक्सपेक्टेशन से रिलेट करके समझाया हुआ है, फोरकास्टिंग एरर वगैरह का सिस्टम। ठीक है। तो अभी हम जो भी इसका बेसिक चीज है कॉबवेब मॉडल की वो पढ़ लेते हैं, इंटर टेम्परल इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए कॉबवेब मॉडल के बारे में बेसिक चीज। जैसे जो कॉबवेब मॉडल होता है या कॉबवेब ट्रेड साइकिल की हम थ्योरी भी करते हैं। कॉबवेब मॉडल का एक बेसिक मतलब होता है कि जो करंट सप्लाई है वो प्रीवियस प्राइस पर डिपेंड कर रही है। करंट सप्लाई मेरे प्रीवियस प्राइस पर डिपेंड कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर कॉबवेब में एक साइकिल चलता है। किस तरह से, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक फार्मर है। ठीक है। फार्मर को जो आलू है उसकी खेती करनी है, तो उसको आलू की खेती के लिए वो देख रहा है कि प्रेजेंट सप्लाई, ठीक है, कि आलूओं की मैं जो प्रेजेंट सप्लाई दूंगा वो डिपेंड कर रही है उसके प्रीवियस प्राइस पर। अब मान लो वो किसान जो है वो कह रहा है कि पिछले साल प्राइस आलूओं का काफी अच्छा गया था, तो इस बार मैं आलूओं की सप्लाई थोड़ी ज्यादा कर लेता हूँ, मुझे मुनाफा ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा कर लेता हूँ। तो प्रीवियस ईयर का प्राइस देखकर वो उसकी करंट सप्लाई बढ़ा देता है। अब जब वो करंट सप्लाई बढ़ाता है तो आपको पता है कि जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो असल में उसका प्राइस कम हो जाता है। तो प्रीवियस प्राइस को मद्देनजर रखते हुए जब फार्मर ने उसका करंट सप्लाई बढ़ा दिया, पर उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसका प्राइस जो है वो कम चला गया। ठीक है। यही यहाँ पर एक फोरकास्टिंग एरर का कंसेप्ट भी आता है। ये आप पूरा कंसेप्ट मेरी उस वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने कॉबवेब वाली पूरी डिटेल बनाई हुई है। ठीक है। तो दैट इज इसको हम कॉबवेब मॉडल बोलते हैं। तो इसी तरह का एक साइकिल जनरेट होता है। प्राइजेस एंड आउटपुट्स में एक मूवमेंट शुरू होती है कि करंट सप्लाई को हम प्रीवियस प्राइस के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है। और अब सप्लाई बढ़ाएगा फार्मर तो फिर क्या होगा, करंट प्राइस डिक्लाइन हो जाएगा, फिर करंट प्राइस जो है वो कम होगा। फिर अगली बार जब फार्मर फिर प्रोडक्शन करेगा तो फिर प्रीवियस प्राइस को मद्देनजर रखेगा। प्रीवियस प्राइस कम था तो इस बार वो सप्लाई कम करेगा आलू की, है ना। तो फिर सप्लाई कम करेगा तो फिर प्राइस कम हो जाएगा, है ना। उसका प्राइस ज्यादा चले जाएगा, सॉरी, आलू का। तो ये एक इस तरह से एक साइकिल चलता जा रहा है कि जब प्रेजेंट सप्लाई को प्रीवियस प्राइसेस के आधार पर रखा जा रहा है ना। तो दैट इज अ कॉबवेब थ्योरी का बेसिक ये है कि प्राइजेस एंड आउटपुट्स में मूवमेंट्स, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि सप्लाई जो है वो प्रीवियस पीरियड्स के प्राइजेस पर डिपेंड करती है। इसकी बेसिक असम्पशंस ये है, करंट ईयर सप्लाई इन्फ्लुएंस्ड बाय लास्ट ईयर प्राइस, जो मैंने बताया। पर जो डिमांड है, करंट डिमांड है, दैट इज द फंक्शन ऑफ करंट प्राइसेस ओनली। ठीक है। और जो भी कमोडिटी हम अंडर कंसिडरेशन कर रहे हैं वो पेरिशेबल है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात की, वो पेरिशेबल होती है, उसको हम अगले साल के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते, है ना। अगर एक सही दाम पर उसके आलू नहीं बिके तो उसको फेंकने पड़ेंगे, वो सारा काम खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो उसको संभाल कर किसान नहीं रख सकता। तो वो पेरिशेबल गुड्स ही अंडर कंसिडरेशन में रहते हैं। अब तीन तरह के यहाँ पे कॉबवेब्स होते हैं, ध्यान से डायग्राम्स को समझ लीजिए। ये है कन्वर्जेंट फ्लक्चुएशन, ये है कॉन्टिन्यूज, या इसको यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो, ये है डिवर्जेंट फ्लक्चुएशन। कन्वर्जेंट फ्लक्चुएशन में हम बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की। ये मैं जैसे बता रही हूँ आपको, ये बिल्कुल बेसिक है इसका। इसके आगे इसका और डेप्थ पढ़ना वैसे आपके लिए एग्जाम पर्पस से इतना ही जरूरी है जितना मैं यहाँ पे करवाऊंगी। पर इसके पीछे के कई आपके जो सवाल होते हैं कि क्यों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा आया या कैसे ये साइकिल बना, इस तरह की चीजें, तो उसके लिए वो आप डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो, मैं आपको कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी। ठीक है। अब जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हम इक्विलिब्रियम की तरफ मूव होते हैं। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम मेरा ऐसे बनता है, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस, इक्विलिब्रियम के पास आना। डिवर्जेंस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम से दूर जाना, ऐसे, दैट इज अ डिवर्जेंस। और डिवर्जेंस में आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है। ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मेरा तब बनता है जब मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला कर्व
मतलब डिमांड की इलास्टिसिटी सप्लाई की इलास्टिसिटी से ज्यादा होती है। आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो कि जो डिमांड कर्व है वो ज्यादा फ्लैटर है। ज्यादा फ्लैटर कर्व का क्या मतलब होता है? ज्यादा फ्लैटर कर्व का मतलब होता है कि उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है एंड उसका स्लोप कम है। तो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर ज्यादा है, यानी कि उसका जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा है, स्लोप जो है डिमांड कर्व का वो कम है ना। सो जब डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी ज्यादा हो तो कन्वर्जेंट केस बनता है। देखो पीटी प्राइस था, यानी कि इक्विलिब्रियम से दूर थे हम, तो यहाँ पे मूवमेंट इस तरह से हो रही है कि इक्विलिब्रियम के पास आते जा रहे हैं। देखो यही वही कन्वर्जेंट बना, ऐसे ही बन गया ना, ये ऐसे बन गया, ये देखो ऐसे इक्विलिब्रियम के पास आ रहे हैं। ये तभी होगा जब डिमांड कर्व ज्यादा इलास्टिक होगा सप्लाई कर्व से। जो डिवर्जेंट इक्विलिब्रियम है इसमें उल्टा है, इसमें सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी ज्यादा है डिमांड के कंपैरेटिवली। तो देखो, तो यहाँ से पीटी प्राइस, यहाँ से हमने शुरू किया तो हम देखो इक्विलिब्रियम से यहाँ पे दूर जाते जा रहे हैं, डिवर्जेंट केस मेरा बना है। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस फ्लक्चुएशन होती है उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दोनों बराबर रहते हैं, बिल्कुल बराबर, ये देखो बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो इसमें वो कन्वर्जेंस डिवर्जेंस वाला सिचुएशन नहीं है। अब ये एक चीज और, इलास्टिसिटी एंड स्लोप एक दूसरे से उल्टा रिलेट करते हैं, यानी कि जब किसी कर्व की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है दैट मींस वो कर्व फ्लैटर। देखिए दो कर्व है मेरे पास, ये ए है ये बी है। यहाँ पे बी कर्व जो है इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है क्योंकि ये कर्व फ्लैटर ज्यादा है ना। वही ए कर्व जो है उसका स्लोप ज्यादा है, यानी कि ढलान ज्यादा है। ठीक है, स्लोप क्या होता है? ढलान। बेसिकली जब हम अपने घर बनाते हैं, जैसे घर में छत रखते हैं, हम बोलते हैं ना कि छत की थोड़ी ढलान रखो ताकि पानी आए तो वो निकल जाए नीचे से, उसका निकास होता है, वहां पे एक नाली रख दो स्लोप बनाकर, कहते हैं ना। तो वो स्लोप होता है ढलान। मतलब जितनी ऐसे वो चीज बनेगी उतना हम बोलते हैं कि भाई उसका स्लोप कम है, जितनी ऐसे वो चीज बनेगी हम बोलते हैं उसका स्लोप ज्यादा है। जबकि इलास्टिसिटी का उल्टा होता है, कर्व जितना ज्यादा फ्लैक्टर होगा उतना ज्यादा उसका इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। ठीक है, और जितना स्टीपर कर्व है यानी कि उसका इलास्टिसिटी कम है, जबकि मोर स्टीपर का मतलब स्लोप ज्यादा है। समझ गए? तो दोनों उल्टा रिलेट करते हैं, यानी कि कन्वर्जेंट फ्लक्चुएशन के केस में आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा रहता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। ऐसा बोल सकते हो कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कम है स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व से। ठीक है, प्राइजेस विल कन्वर्ज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम और इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन में आपके दोनों बराबर रहते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व एंड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इक्वल रहते हैं। प्राइजेस एंड क्वांटिटीज एक सर्कल में मूव करते हैं कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पर। जो आपका ये सर्कल बनता है एकदम कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पे बनता है ऐसे, है ना। मतलब कि उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ जैसे इसमें हो रहा था या इसमें हो रहा था, है ना। ये जो सर्कल पूरा देखो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पे वो चीज बन रही है। हाँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट के इर्द गिर्द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पर ऑस्किलेट करता है वो। सो डिवर्जेंट फ्लक्चुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, यानी कि स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व कम है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व से, यानी कि प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम से डिवर्ज करता है, दूर जाता है। ठीक है, अनस्टेबल केस हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब इस क्वेश्चन में अब उसने पूछा इंटरटेम्परल इक्विलिब्रियम, हम इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। इंटरटेम्परल इक्विलिब्रियम बेसिकली एक ऐसा इक्विलिब्रियम, जैसे मान लो कि एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन है जहाँ पे सारा सिस्टम सेटल डाउन हो रहा है, यानी कि प्राइस जो है वो ओवर टाइम चेंज नहीं हो रहे या स्टेबल हो गई है प्राइस, है ना। जैसे प्राइस आज है वैसे प्राइस कल थे वैसे प्राइस आगे रहेंगे। यानी कि अब इस सिचुएशन में मुझे इंटरटेम्परल इक्विलिब्रियम प्राइस उस सिचुएशन को मानना है जिस सिचुएशन में मेरे प्रीवियस प्राइस एंड करंट प्राइस दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है, उस सिचुएशन को इंटरटेम्परल इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे हमको मानना है। तो यहाँ पे देखो उसने कॉबवेब मॉडल दिया हुआ है। कॉबवेब मॉडल कहाँ से पता चल रहा है कि ये अभी मैंने बताया कि सप्लाई प्रीवियस ईयर की प्राइस पे डिपेंड कर रही है एंड जो डिमांड है वो करंट ईयर के प्राइस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये कॉबवेब मॉडल है। अब इंटरटेम्परल इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने के लिए हमको क्या करना है? प्रेजेंट प्राइस एंड करंट प्राइस दोनों बराबर, इन दोनों को इक्वेट करके ही उसने जो एक प्राइस चुना है जो इन दोनों प्राइसेस के बराबर है पी डैश। ठीक है, यानी कि आप इस इक्वेशन को, डिमांड वाली इक्वेशन आपकी 19 माइनस 6 पीटी अगर है तो सप्लाई वाली इक्वेशन 6 पीटी माइनस 5 यही आएगी, राइट, क्योंकि प्राइसेस इक्वल है। अच्छा, टी की बजाय हम पी डैश लिख देते हैं, है ना। दोनों प्राइसेस जहां पे इक्वल है दैट इज पी डैश। तो दैट मीन्स ये बन जाएगा 19 माइनस 6 पी डैश इज इक्वल टू 6 पी डैश माइनस 5, राइट। तो यहाँ पे माइनस 6 पी, या ऐसा करो इसको उधर ले जाओ, 19 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 पी डैश प्लस 6 पी डैश।
यहाँ पे आ गया 24 इज इक्वल टू 12 पी डैश, तो 24/12 प्राइस इंटर टेम्परल इक्विलिब्रियम प्राइस मेरा 2 आ रहा है, यानी कि ये दो ऑप्शन हमने काट दिए। अब अगली सिचुएशन, कॉबवेब में हमने क्या पढ़ा था, इलास्टिसिटी या स्लोप। देखो यहाँ पे स्लोप फाइंड करना बहुत इजी है। जब मैं किसी इक्वेशन का स्लोप फाइंड करती हूँ तो ये ऐसे हम करते हैं ना स्लोप फाइंड, मतलब कि उस इक्वेशन की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू ऐसे। देखिए जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है 19 माइनस 6 pt, ठीक है, तो इसका मुझे अगर इस इक्वेशन का स्लोप इस तरह से फाइंड करना है, इट वुड बी डेल्टा के ओवर डेल्टा पी, चेंज इन क्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पी। आप ऐसा बोल सकते हो कि पी का जो कोफिशियंट है यानी कि -6 वो स्लोप बन जाएगा। अगर ठीक है ना, मतलब हम इसका स्लोप ऐसे भी कंसीडर कर सकते थे, अगर ये इक्वेशन पी की टर्म्स में होती तो हम डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यूब इसका स्लोप जो है वो कंसीडर कर सकते थे, ठीक है। तो -6 इसका आ गया ना स्लोप, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ पी बेसिकली। अब दूसरी इक्वेशन का स्लोप 6 आ रहा है, 6 यानी कि दोनों का बराबर आ रहा है। देखो डिमांड का माइनस में इसलिए आ रहा है बिकॉज डिमांड एंड प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसका पॉजिटिव इसलिए आ रहा है कि सप्लाई एंड प्राइस में कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिलेशन होता है, लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड, है ना। तो कहने का मतलब कि स्लोप उसका बराबर ही आया, 6 ही आया है। तो अगर हम साइन इग्नोर करें तो 6 ही स्लोप है दोनों का, यानी कि जब स्लोप दोनों का सेम रहता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म ऑस्किलेशंस। यूनिफॉर्म ऑस्किलेशंस, क्योंकि इलास्टिसिटी यहाँ से फाइंड करनी डिफिकल्ट है, उसके लिए आपको पूरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। स्लोप इजीली फाइंड हो सकता है जो कोफिशिएंट है आपका, है ना, पी के साथ। सो द स्लोप इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ पीटी, तो वो आपका आएगा। फिर हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म ऑस्किलेशन आंसर कर दिया जैसे आपको भी समझाया है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। आपको अच्छा लगा वीडियो तो मुझे बताना जरूर कमेंट करके। इसी तरह के और वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, इकोनॉमिक्स रिलेटेड वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।